मंजू की मुंह दिखाई का दिन था। पूरा घर रोशनी से नहा रहा था। दरवाजे पर रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। आंगन में औरतों की चहक, मेहमानों की बातचीत और बच्चों की खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। रसोई से लगातार पकवानों की महक फैल रही थी। गर्मा गर्म पकौड़ी, हलवा और इलायची की खुशबू। नए घर में कदम रखते ही मंजू की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। मेहमानों की भीड़ भाड़ से निपटते हुए सरोज जी ने अपनी बहू का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। दोनों सीढ़ियां उतर चढ़कर ऊपर आई। कमरे में नई दीवारों पर ताजे फूलों की मालाएं टंगी थी और पलंग पर लाल रंग का रेशमी चादर बिछा था। सरोज जी ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और सुंदर से डिब्बे से एक जोड़ी कंगन निकालकर मंजू के हाथों में पहना दिए। फिर धीरे से बोली, यह हमारे खानदानी कंगन है बहू। हमारी परंपरा है कि बहू के मुंह दिखाई में यह जरूर दिए जाते हैं। फिर उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, काश हमारे सारे गहने होते तो आज तुम्हें और भी पुश्तैनी गहने देती। लेकिन क्या करूं, बरसों पहले हमारी पुरानी नौकरानी राधा सबले भागी। उसी दिन से घर की तिजोरी खाली हो गई। हालांकि बाद में मैंने और गहने खरीदे, लेकिन मेरे मन में हमेशा के लिए एक कसक रह गई कि मैं अपने पुश्तैनी गहने नहीं संभाल पाई। मंजू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसके मन में सवालों की लहर उठी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। सरोज जी कंगन पहनाकर उठने लगी तो मंजू ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, आपसे एक सवाल पूछना है। सरोज जी ने पलट कर देखा। पूछो बहू। मंजू थोड़ी झिझकी, फिर बोली, आपने तब पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी क्या? शायद गहने मिल जाते। सरोज जी के चेहरे पर एक पल को अजीब सी छाया उतर आई। उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा, राधा, वह सिर्फ नौकरानी नहीं थी मंजू, हमारे ही परिवार का हिस्सा थी। छोटी उम्र में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से वह इसी घर में पली बड़ी। मैंने उसे बेटी की तरह माना। हमारे बच्चों के साथ ही खेली कूदी थी। उसे देखकर कभी शक ही नहीं हुआ। उनकी आंखें कहीं दूर ठहर गई। शायद इसी भरोसे ने हमें अंधा बना दिया। इसलिए जब वह अचानक गायब हुई और गहने भी नहीं मिले तो घर वालों ने समझा कि वही ले भागी। लेकिन पुलिस में बात करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ एक शब्द बोलना भी अपने ही खून पर इल्जाम लगाने जैसा लगता था। सरोज जी की आवाज भारी उठी। उस घटना के बाद से मैं किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पाती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से आती मेहमानों की हंसी ठिठोली भी मंजू को बहुत दूर की लग रही थी। उसके मन में सवाल और गहराते जा रहे थे। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। एक सप्ताह बीत चुका था। एक दिन शाम को मंजू ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए सोचा कि अब सास के लिए रसोई में जाकर कुछ चाय बना दे। रसोई में कदम रखते ही उसे हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। खिड़की बंद थी, फिर भी जैसे किसी ने भीतर सांस ली हो। बर्तन एकदम करीने से रखे हुए थे, मगर मंजू को लगा जैसे हाल ही में किसी ने उन्हें छुआ हो। उसने गैस जलाया ही था कि अचानक दाल की हांडी अपने आप खिसक कर जमीन पर गिर गई। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। मंजू झुककर बर्तन उठाने लगी तो उसके कानों में बर्तन की खनखनाहट के साथ साथ पायल की बहुत हल्की सी आवाज भी गूंज उठी। वह ठिठक गई, पांव पीछे हटे, पर उसकी निगाह रसोई की दीवार पर टिक गई, मानो गीले हाथों के निशान अभी अभी वहां पड़े हों। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी बाहर से सरोज जी की आवाज आई, मंजू बहू, चाय बन रही है ना? मंजू ने घबराकर हाँ में उत्तर दिया और जल्दी से चाय पत्ती डाली, पर मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। यह कैसी आवाजें थी और यह गीले हाथों के निशान कहाँ से आए? मंजू ने कांपते हाथों से बर्तन उठाकर जगह पर रख दिए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। वह धीरे धीरे पलटी, पर पीछे सब कुछ एकदम सामान्य था। दीवार साफ सुथरी, कहीं कोई गीले हाथ का निशान नहीं, ना ही पायल की कोई आहट। रसोई वैसे ही चुपचाप खड़ी थी जैसे हर रोज। उसने गहरी सांस ली, माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से बुदबुदाई, शायद मेरा ही भ्रम है। शादी ब्याह की थकान और लगातार काम की वजह से दिमाग उलझ गया है। चाय की खुशबू उठने लगी थी। मंजू ने जल्दी जल्दी कप सजाए और बाहर ले आई। सरोज जी मुस्कुराकर चाय का प्याला लेते हुए बोली,
बहू, लगता है तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। मंजू ने सिर हिलाया, मगर मन में अब भी हल्की सी कपकपी बनी हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी, मेहमान विदा हो गए थे, घर वाले भी थक कर सो गए थे। पूरे घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। मंजू को याद आया कि दूध चढ़ाकर रख दिया था, पर गैस बंद करना रह गया। वह चुपचाप उठी और रसोई की ओर चली। कमरे अंधेरे में अंधेरा था, बस हल्की चांदनी खिड़की से झांक रही थी। मंजू के कदम दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला, भीतर का सन्नाटा और गहरा गया। गैस बंद करने के लिए झुकी ही थी कि अचानक नजर बगल की दीवार पर लगे छोटे से आईने पर पड़ी। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, मगर अजीब बात यह थी कि उसके पीछे कोई परछाई भी खड़ी थी। यह औरत की परछाई। मंजू के ओठ सूख गए। उसने घबराकर पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर से नजर आईने पर गई तो उस परछाई ने जैसे हल्का सा मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मंजू के हाथ से दूध का बर्तन छूटकर गिर गया और दूध फर्श पर फैल गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। मंजू की धड़कनें जैसे कानों में बज रही थी। वह थरथराते ओठों से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि अचानक वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। अब सामने वही चेहरा था जिसकी तस्वीरें मंजू ने सरोज जी के पुराने एल्बम में देखी थी। राधा। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांति से भरा था। राधा ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत मंजू, मैं बरसों से भटक रही हूँ। इस घर में आते जाते सबको देखती रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे महसूस नहीं किया। तुम पहली हो जिसने मुझे देखा, इसलिए आज मैं सच्चाई बताने आई हूँ। मंजू का गला सूख रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी सच्चाई? राधा की आंखों में पीड़ा तैर गई। मैं चोर चोर नहीं थी। जिस दिन सबको लगा कि मैं गहने लेकर भाग गई हूँ, उस दिन मैं बाजार से लौट रही थी। बस फिसलकर नहर में जा गिरी। वहीं मेरी सांसें थम गई। मेरी मौत की खबर किसी तक नहीं पहुंची और सबने मान लिया कि मैं गहने लेकर भाग गई। मंजू की आंखें फैल गई। उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द आया, क्या? राधा ने लंबी सांस भरी। असली चोर पड़ोस का नरेश है। उसने ही गहने चुराए और मेरे नाम पर इल्जाम लग गया। वह गहने आज भी उसकी तिजोरी में बंद है। रसोई में फैल चुके दूध की गंध के बीच यह सच मंजू के सीने पर जा से भारी पत्थर बनकर बैठ गया। सुबह होते ही मंजू ने विवेक को सारी बात बताई। विवेक ने पहले तो उसे सपना समझा, मगर जब मंजू ने तिजोरी का जिक्र किया तो उसका चेहरा बदल गया। दोनों ने सरोज जी को विश्वास में लिया। सरोज जी की आंखों में आंसू भर आए। वह रूंधे गले से बोली, अगर यह सच है तो मैंने अपनी राधा पर बड़ा अन्याय किया। वह बचपन से यहीं पली थी, मेरी बेटी जैसी थी, और मैं उसे चोर समझ बैठी। विवेक ने तुरंत थानेदार से बात की। पुलिस पे छापा मारा। नरेश के घर की तिजोरी खुली तो वही कंगन, हार और पुश्तैनी गहने चमक उठे। सबके सामने नरेश रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस की गाड़ी जब नरेश को ले जा रही थी, सरोजी भाई आंगन में रोते रोते बोली, राधा मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। उसी पल घर की खिड़की से हल्की सी हवा चली। मंजू ने देखा जैसे रसोई की दीवार पर आईने में राधा की परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध की तरह मिट गई। घर में मानो एक अजीब हल्कापन भर गया। मंजू समझ गई कि राधा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। दोस्तों, झूठे इल्जाम इंसान को जीते जी मार देते हैं और मरने के बाद भी आत्मा को चैन नहीं लेने देते। भरोसा रिश्तों की नींव है, और अगर अपने ही उस भरोसे को तोड़ दे तो सबसे बड़ा अन्याय हो जाता है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन वह हर हाल में इंसान को मुक्त कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।